तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी सरकार को बड़ा झटका। लिपुलेख विवाद पर नेपाल में नए नक्शे को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन बिल पारित। नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को दिखाया अपना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को नेपाल से लगा है कि नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को संविधान संशोधन बिल के तहत अपना बताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को नेपाली संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में प्रतिनिधि सभा के समक्ष नए राजनीतिक नक्शे और एक नए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। नेपाल की संसद में मंगलवार को इस पर बहस हुई और संविधान में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब नए नक्शे में नेपाल में अब आधिकारिक रूप से 1816 में हुई सुगौली संधि के तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये भारत के तीनों क्षेत्र हैं। लेकिन अब जो है नेपाल ने अपने नक्शे में इन तीनों क्षेत्रों को अपना बताया है और हालांकि भारत ने नेपाल के इस दावे को खारिज कर दिया है। लेकिन अब ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को नेपाल से लगा है कि नेपाल ने जो है 3 क्षेत्रों को अपना बताया है और कहा है कि अब हम इन क्षेत्रों को लेकर रहेंगे चाहे भारत से हमें जंग ही क्यों ना करनी पड़े। एक तरफ चीन भी लगातार भारत से युद्ध जैसे हालातों में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मसले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला आज हमला, कहा सीन से गायब है प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सेना के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट कर मोदी सरकार को इस मसले पर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पर आखिरकार क्यों चुप हैं और पूरे मामले से ही गायब हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी पूछा था क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। तो ये राहुल गांधी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी से चीन मसले पर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी चीन मसले पर बिल्कुल देश को कुछ नहीं बता रही है कि आखिरकार क्या बात हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आखिरकार क्या चीन से बात हो रही है, पूरी देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी बताएं और कैसी स्थिति है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अब उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। योगी सरकार ने नए कानून को दी मंजूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब गौ हत्या करने वालों को 10 साल तक कारावास की सजा होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश कैबिनेट के गौवध निवारण कानून 1955 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संशोधन कर ये प्रावधान नए लाए जाएंगे और जिसके तहत इतनी सजा और इतना जुर्माना गौ हत्या करने वाले के व्यक्ति पर लगेगा। तो ये काफी बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो खतरनाक अंजाम की धमकी देने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से डरी दिल्ली पुलिस। चार्जशीट से कपिल मिश्रा का नाम किया दिल्ली पुलिस ने गायब। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों को लेकर दायर की गई चार्जशीट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहीं पर भी जिक्र दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। दंगों के घटनाक्रम में हिस्सा के लिए जामिया प्रदर्शनकारियों और CAA के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध रखी है और CAA के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा का रास्ता खाली कराए जाने की धमकी का दिल्ली पुलिस ने कहीं भी चार्जशीट में जिक्र नहीं किया है और नहीं दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा का कहीं पर नाम लिया है। दंगों की साजिश में सिर्फ जामिया और CAA के कानून के विरोधियों पर आरोप है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा से पहले कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली पहुंचकर वहां पर CAA का विरोध कर रहे लोग के खिलाफ बयानबाजी की थी और उसमें कहा था कि अगर पुलिस ने 3 दिन में ये रास्ता खाली नहीं करवाया तो खतरनाक अंजाम होगा। जिसके बाद दिल्ली में 2-3 दिन के बाद हिंसा हुई और उसमें कम से कम 40 से 45 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया है। किसी भी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और एक तरफा कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में की है। सिर्फ मुसलमानों पर यह कार्रवाई की गई है दिल्ली दंगों में। ये अब आके साफ हुआ है क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि दिल्ली पुलिस सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिल्ली
दंगों में कार्रवाई कर रही है और किसी पर नहीं। लेकिन आज ये सच भी हो गया है जब कपिल मिश्रा का दिल्ली पुलिस ने किसी भी चार्जशीट में जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं आया है, जबकि कपिल मिश्रा ने दिल्ली हिंसा के वक्त बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार को अखिलेश यादव की दो टूक, हमें चीनी सेनाओं का अतिक्रमण अस्वीकार्य है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में चीनी सेनाओं की घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर एकाधिकार फैसला लेने व खुद को कमजोर समझने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चीनी सेनाओं का देश की सीमा के भीतर घुसना हमें अस्वीकार्य है। आगे अखिलेश यादव ने अजय शुक्ला के लेखन का एक भाग ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि चीन ने 60 किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है और लिहाजा सेना के भीतर इस बात की चिंता बढ़ गई है कि नई दिल्ली चीनी को पिछले महीने में अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति देगा। इसके साथ ही अखिलेश ने लिखा कि सरकार को इस अतिक्रमण के विरोध में सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि सेना का मनोबल बना रहे। उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा एकाधिकार फैसले लेती है इसीलिए वह खुद को कमजोर समझ रही है, जबकि जनता और प्रतिपक्ष उनके साथ है और हम चीन को इस मुद्दे पर मात देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी सरकार इससे पीछे हट रही है। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजनीतिक दलों को मायावती की दो टूक, कहा सीमा विवाद पर देश हित के बारे में सोचें सभी पार्टियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चीन और नेपाल सीमा विवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर निशाना साधा है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचने की सलाह दी है। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि चीन के साथ ही दूसरे पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी सीमा विवाद अब काफी गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। साथ ही ऐसे मसलों में यदि केंद्र सरकार सबको विश्वास में लेकर चले तो बेहतर होगा। तो ये मायावती ने काफी बड़ी मांग की है। वहीं आगे मायावती ने लिखा था, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के चलते जब देश की जनता में मची हुई खलबली है तब खासकर बीजेपी व कांग्रेस इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर चीन सीमा विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो ये काफी बड़ी जो है घटना हुई है और मायावती ने इसका विरोध किया है। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में अब किसी पुलिसकर्मी ने आम जनता से की मारपीट तो होगा सस्पेंड, होगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में उरला थाने के थानेदार का मां के सामने बेटे के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की घटना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी आईजी और एसपी को कड़ा निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने सभी आईजी और एसपी को इस तरह की घटना पर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है, जिससे कि सभी पुलिस कर्मियों के बीच डर बैठ गया है कि आम जनता से अगर मारपीट की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप, कहा कमलनाथ सरकार ने सचिवालयों को बना दिया था दलालों का अड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के करीब आते आते मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं पर तीखे हमले करते नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के समय सचिवालय दलालों के अड्डे बन गए थे। वहीं आपको बता दें कि इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को हमने नहीं गिराया, बल्कि कांग्रेस के मित्रों ने ही तय किया कि वह सरकार नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्रदेश को बर्बाद नहीं होना चाहते थे, प्रदेश को बर्बाद नहीं होना देखना चाहते थे। आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कमलनाथ को सबक सिखाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोकप्रिय नेता का अपमान किया और यहां तक कह दिया कि सड़क उतरना है तो उतर जाएं। इसी के चलते कमलनाथ के पैरों की जमीन कब खिसक गई ये उन्हें पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें धोखे में रखा, ऐसे में उनकी सरकार नहीं चली और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं बल्कि कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में सचिवालयों को दलालों का अड्डा बना दिया गया था कांग्रेस की सरकार में। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जुलाई के अंत तक दिल्ली में होंगे कोरोना के 5.5 लाख मामले, मनीष सिसोदिया ने बताया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक मीटिंग की। मीटिंग में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के लिए अस्पताल रिजर्व करने का मसला उठाया। वहीं आपको बता दें कि आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 15 जून तक 44,000 मामले होंगे और 6,500 बेड्स की
आवश्यकता होगी। वहीं आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक जो दिल्ली में कोरोना महामारी के 1 लाख मरीज पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। वहीं 15 जुलाई तक 2,25,000 मामले कोरोना वायरस के दिल्ली में होंगे। इनके लिए 33,000 बेड्स की अस्पतालों में जरूरत होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनी रही तो दिल्ली वालों का इलाज हम कहां पर कराएंगे। और इसी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बैठक की और कहा कि दिल्ली में अस्पतालों को दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व होना चाहिए, चाहे किसी का इलाज हो या ना हो, लेकिन दिल्ली वालों के लिए दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए जगह होनी चाहिए। तो ये काफी बड़ी मांग जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 31 जुलाई तक अगर अनुमान रहा तो 5.5 लाख मामले कोरोना वायरस के सिर्फ दिल्ली में होंगे और जिनके लिए 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो ये काफी बड़ी चुनौती मनीष सिसोदिया ने देश की जनता को और दिल्ली वासियों को बताई है। एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन से हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है